दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। Indigo has enjoyed near unprecedented growth. In less than 20 years, the Indian low-cost carrier built a domestic empire. Fastest growing aviation market in the world. और इंडिगो इंडियन एविएशन बिजनेस की ऐसी ऊंचाइयों को छू चुकी है कि आज जहां विस्तारा 581 करोड़ के लॉस में है, एयर इंडिया 7000 करोड़ के लॉस में है और गो एयर तो बंद भी हो चुका है। लेकिन इंडिगो अकेले ही 8170 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। और आज जहां विस्तारा के पास 70 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, एयर इंडिया के पास 144 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है और अकासा के पास 24 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है। लेकिन इंडिगो के पास अकेले ही 392 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है। तो तुम समझ रहे हो, इंडिगो इंडियन एविएशन बिजनेस में एक चैंपियन बन चुकी है। Indigo has grown from a carrier with one plane to a fleet of 280 plus aircraft. Indian budget carrier Indigo has confirmed it is purchasing 300 Airbus planes. Indigo has just become the largest buyer of Airbus planes. और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंडियन एविएशन मार्केट दुनिया के सबसे टफ मार्केट्स में से एक है। The Indian aviation sector is going through testing times. Capacity and low fares may be excellent for users, but aviation companies are bleeding. Many airlines have gone bankrupt. Go First became the second airline in 4 years to ground operations, while SpiceJet is also struggling with default on lease rental payments. और भारत में सहारा और माल्या जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी अपनी अपनी एयरलाइन चलाने की कोशिश की, लेकिन सहारा एयर से लेकर किंगफिशर तक, डेक्कन एयर से लेकर जेट एयरवेज तक भारत में कोई भी एयरलाइन प्रॉफिट तो दूर मार्केट में टिक भी नहीं पाया है। इसीलिए दोस्तों भारतीय एविएशन मार्केट को ग्रेवयार्ड ऑफ एयरलाइंस कहा जाता है। तो सवाल यह है कि इतने टफ मार्केट कंडीशंस में इंडिगो इतनी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी कैसे बनी? इंडिगो की ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज है जिसकी वजह से इंडिगो आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है? और इंडिगो की इस अनोखी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये YouTube चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट वेंचर है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस एंड जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं या अगर आप किसी को जानते हैं जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2005 में और उस समय भारत में जेट एयरवेज, डेक्कन एयर और एयर इंडिया का दबाव था। और इसी समय इंडिगो ने 2006 में और किंगफिशर ने 2005 में भारत में अपने ऑपरेशंस शुरू किए। और अगर आप 2005 के बाद इन कंपनीज की ग्रोथ को देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। 2007 तक सभी कंपनीज अपने स्केल के हिसाब से लॉस में चल रहे थे। किंगफिशर को 408 करोड़ का नुकसान हुआ, स्पाइसजेट को 132 करोड़ का नुकसान हुआ, जेट एयरवेज को 423 करोड़ का नुकसान हुआ और इंडिगो को 234 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन 2008 के बाद कुछ गजब हो गया। किंगफिशर का नुकसान 4 गुना बढ़कर 1900 करोड़ हो गया, स्पाइसजेट का नुकसान 340 करोड़ तक पहुंच गया और जेट एयरवेज 400 करोड़ के नुकसान पर था। लेकिन जब सारी कंपनीज लॉस में थी, इंडिगो अकेले 80 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी थी। और 2008 के बाद किंगफिशर और जेट एयरवेज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कभी भी अपने लॉसेस से रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन उसी समय इंडिगो ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि इंडिगो का प्रॉफिट 400% से बढ़कर 484.7 करोड़ तक पहुंच गया और फिर 700 करोड़ तक भी पहुंच गया। और यहीं से दोस्तों इंडिगो ने इंडियन एविएशन मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है। तो सवाल यह है कि जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी अचानक से गिरने लगे तो इंडिगो जैसी एक नई कंपनी अचानक से भारत में मार्केट लीडर कैसे बनी? दोस्तों एक महापुरुष ने कहा है, While good companies learn from their mistakes, great companies learn from others' mistakes. इसका मतलब ये है कि इंडिगो ने अपने गलतियों से नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज की गलतियों से सीखकर ये पता किया कि भारत में क्या नहीं करना चाहिए। और यहीं पर दोस्तों इंडिगो ने भारतीय एविएशन की 3 सच्चाइयों को समझा। पहली सच्चाई है टिकट प्राइस। दोस्तों एयरलाइन बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को फ्लाइट के एक्सपीरियंस या कंफर्ट से ज्यादा टिकट प्राइस से फर्क पड़ता है। उल्टा मैं तो कहूंगा इंडिया में लोगों को सिर्फ और सिर्फ टिकट प्राइस से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत में 80% लोग
30,000 रुपए से कम पैसा कमाते हैं और 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। तो ज्यादातर लोग सिर्फ टिकट प्राइस देखकर फ्लाइट चूज करते हैं। तो चाहे कस्टमर्स को 1,000 रुपए के डिस्काउंट के लिए रात के 2 बजे की फ्लाइट लेके नींद खराब करनी पड़ जाए, तब भी एक इंडियन कस्टमर अपनी नींद खराब करके 1,000 रुपए बचा लेगा। तो अगर आपको इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको अपने प्राइजेस 5,000 से 8,000 रुपए के अंदर अंदर रखने होंगे, और अगर आपने प्राइस इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। दूसरी सच्चाई है मार्केट साइज। दोस्तों, इंडिया को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंडिया में 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, लेकिन अगर आप इस इंडस वैली रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिया में 3 लेवल के कस्टमर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3। इंडिया 1 वो कस्टमर सेगमेंट है जिनका एवरेज इनकम सालाना 12 लाख रुपए है, और उसके बाद आते हैं इंडिया 2 कस्टमर्स, जिसमें कस्टमर्स का एवरेज इनकम है 2.5 लाख रुपए, और उसके बाद आते हैं इंडिया 3 कस्टमर्स जिनकी एवरेज इनकम सालाना 1 लाख रुपए है। और अगर आप इन तीनों सेगमेंट्स में कस्टमर्स की संख्या देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंडिया 1 में सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं, इंडिया 2 में 30 करोड़ लोग हैं, और बाकी जो 100 करोड़ लोग हैं वो सारे इंडिया 3 कस्टमर्स हैं। अब आप मुझे बताओ, इनमें से कौन से कस्टमर्स फ्लाइट पर पैसा खर्चा करेंगे? ऑब्वियसली इंडिया 1, राइट? तो इंडिया की जो फ्लाइंग मार्केट है, क्या वो 140 करोड़ की है? जी नहीं, इंडिया की फ्लाइंग मार्केट कुछ 12 से 15 करोड़ लोगों तक ही सीमित है, और डेटा भी यही कहता है कि कुछ 15 करोड़ लोग ही हैं जो इंडिया में फ्लाइट्स लेते हैं। तो ये भ्रम है कि इंडिया का मार्केट 140 करोड़ का है, और इसी भ्रम को इंडिगो ने बहुत पहले समझ लिया। और इंडियन मार्केट का तीसरा सच है प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, इंडिया में एविएशन बिजनेस में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। फ्यूल कॉस्ट ही आपके ऑपरेशंस का 35 to 45% खर्चा ले लेगा, और ये कभी कभी 50% तक का खर्चा सिर्फ फ्यूल में हो जाता है। और क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदता है, इसकी जो प्राइस है ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, और किसी को ये नहीं पता कि आज जो ऑयल $30 प्रति बैरल में मिल रही है, कल जाकर $100 पर बैरल हो जाएगी या $10। इसीलिए इंडिया में एविएशन में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, अपना खर्चा इतना कम रखो और अपने सिस्टम को इतना एफिशिएंट बना के रखो कि कल तेल का प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। और इसी बात को इंडिगो ने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो उन्होंने पता है क्या किया? इंडिगो ने पहले साल में ही 100 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया, और ये ऑर्डर का कॉस्ट था $6 बिलियन। आज के जमाने में ये है 48,000 करोड़ रुपए। तो सवाल ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन का खर्चा कम रखो, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिगो ने 100 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है, राइट? वेल, सरप्राइज की बात यह है दोस्तों कि इतना पैसा खर्चा करके असल में इंडिगो ने पैसे बचाए। तो सवाल यह है कि 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देके इंडिगो ने पैसे कैसे बचाए? दोस्तों, इसको समझने के 3 पहलू हैं। पहला है एयरबस की मजबूरी। 2005 में एयरबस ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से खो दिया था, और सारी इंडियन कंपनीज बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदने लगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार बार मार्केट ने यह देखा कि एयरबस के एयरक्राफ्ट में सेफ्टी इश्यूज आते रहते थे। लेकिन कुछ ही सालों में एयरबस ने इन सारे प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से फिक्स कर दिया, और 2005 में एयरबस को इंडियन मार्केट में घुसने का मौका चाहिए था। और ऐसे में जब इंडिगो ने 100 प्लेन्स का ऑर्डर दिया तो एयरबस ने इंडिगो को जबरदस्त डिस्काउंट दिया, और कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ये डिस्काउंट 50% तक का भी हो सकता है। तो तुम समझ रहे हो, एयरबस की एयरक्राफ्ट आज आपको 800 करोड़ से कम में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको 800 करोड़ की एयरक्राफ्ट पर 50% का डिस्काउंट मिल जाए तो सोचो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए दोस्तों, इंडिगो ने इस मौके का फायदा उठाया और 100 प्लेन्स का ऑर्डर एक साथ दे दिया। अब आते हैं दूसरी बात पर, और वो है फ्यूल एफिशिएंसी। दोस्तों, एयरबस के एयरक्राफ्ट बोइंग के एयरक्राफ्ट से 8 से 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थे। अब आप सोचोगे तो क्या हुआ, थोड़ा ही तो फ्यूल बचेगा भाई, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, ये जो थोड़ा है ना, ये थोड़ा सा फ्यूल एयरलाइंस की लाइफ बदल सकता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बोइंग एयरक्राफ्ट मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 10,000 लीटर फ्यूल यूज करता है, और एयरबस का एयरक्राफ्ट सेम रूट के लिए सिर्फ 9,000 लीटर फ्यूल यूज करता है। अब अगर 1 लीटर फ्यूल की कीमत 100 रुपए है तो एक ही फ्लाइट में इंडिगो 1 लाख रुपए बचा लेगी। अब मान लेते हैं कि ये एयरलाइन रोजाना 500 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, तो 1 लाख रुपए पर फ्लाइट के हिसाब से एयरबस एयरक्राफ्ट की डेली सेविंग्स हो जाती है 500 फ्लाइट्स पर डे इंटू 1 लाख रुपीज इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज पर डे, यानी दिन के 5 करोड़ रुपए की बचत।
और ईयरली सेविंग्स होगी 5 करोड़ रुपीस पर डे इंटू 365 इक्वल टू 1825 करोड़ पर ईयर। तो तुम समझ रहे हो, एयरक्राफ्ट के चॉइस और फ्यूल एफिशिएंसी से एक कंपनी 1800 करोड़ तक का बचत कर सकती है। और आज इंडिगो 500 नहीं 2000 फ्लाइट्स पर डे ऑपरेट करती है। इसीलिए दोस्तों, जब बाकी सारी कंपनीज बोइंग यूज कर रही थी, इंडिगो और किंगफिशर दोनों ने भी एयरबस इस्तेमाल किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इन सारे एयरक्राफ्ट्स को लेके इंडिगो ने बनाई एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसे कहा जाता है सेल्स एंड लीजबैक मॉडल। और ये वो स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से इंडिगो आज भारत का सबसे सक्सेसफुल एयरलाइन बन चुका है। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, सेल्स एंड लीजबैक मॉडल एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे एक एयरलाइन अपने ही खरीदे हुए एयरक्राफ्ट को पहले बेचता है, फिर उसी एयरक्राफ्ट को रेंट पर लेके एक कैश मशीन बना लेता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो इंडिगो 800 करोड़ का एयरक्राफ्ट 400 करोड़ में खरीद लेता है। अब ये डिस्काउंट इंडिगो को क्यों मिलेगा? क्योंकि इंडिगो ने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है और इंडिगो ने एयरबस को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक मौका दिया है। फिर इंडिगो इसी एयरक्राफ्ट को एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी को बेच देती है। मान लो ये कंपनी है बीओसी एविएशन। तो इंडिगो बीओसी एविएशन को 500 करोड़ में ये एयरक्राफ्ट बेच देती है। और जैसे ही इंडिगो ने बीओसी एविएशन को 500 करोड़ में ये एयरक्राफ्ट बेचा, इंडिगो को 100 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद इसी एयरक्राफ्ट को बीओसी एविएशन से इंडिगो 5 से 8 साल के लिए रेंट पर ले लेती है। और जो इनकम इंडिगो इस फ्लाइट को ऑपरेट करके कमाती है, उसी में से इंडिगो अपना रेंट भी दे देती है। अब सवाल यह है कि बीओसी एविएशन ऐसा क्यों करेगा? वो खुद ही एयरबस से जाके एक नई एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीद सकता? वेल, खरीद तो सकता है, लेकिन बीओसी एविएशन को 100 प्लेन्स के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तब जाके उसको 400 करोड़ का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस केस में जब बीओसी एविएशन इंडिगो से प्लेन खरीदता है तो उसको डायरेक्टली 300 करोड़ का डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके साथ साथ बीओसी एविएशन को एक रेडीमेड कस्टमर भी मिल जाता है जो उसको अगले 5 से 8 साल तक रेंट देता रहेगा। यह है दोस्तों सेल्स एंड लीजबैक मॉडल का ऑपरेशन। और इसी मॉडल की वजह से इंडिगो को 3 फायदे हुए। पहला फायदा है अपफ्रंट प्रॉफिट। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, कंपनी को तुरंत 100 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाता है और इसी 100 करोड़ को रखकर वो अपने ऑपरेशंस और कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हैं। इससे इंडिगो एक कैश रिच कंपनी बन जाती है। तो कल अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडिगो इन्हीं पैसों को यूज कर मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। दूसरा फायदा है मेंटेनेंस कॉस्ट। इंडिगो में सिर्फ एयरबस की एयरक्राफ्ट होने की वजह से उनके स्पेयर पार्ट से लेकर मेंटेनेंस स्टाफ तक सारे के सारे सेम होते हैं, जिसकी वजह से इंडिगो के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। एंड लास्टली, इंडिगो को कम कैपिटल में बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज करने का मौका मिलता है, जिससे वो देश के कोने कोने तक अपने यात्रियों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसा कि मैंने कहा, किंगफिशर ने भी तो एयरबस यूज किया, किंगफिशर ने भी तो सेल्स एंड लीजबैक यूज किया। तो जब किंगफिशर की बिजनेस स्ट्रैटेजी फेल हो गई, उसी टाइम पर इंडिगो की बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे चल गई? और यहीं पर दोस्तों किंगफिशर ने इंडियन मार्केट को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। किंगफिशर को लगा कि अगर वो इंडियन कस्टमर्स को किंग साइज सर्विस देंगे तो लोग उनको किंग साइज प्राइस भी देंगे और उसकी वजह से उनको किंग साइज प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इंडिगो को ये बात पता थी कि इंडियन कस्टमर्स को किंग साइज लाइफ तो चाहिए, लेकिन उसके लिए वो कभी किंग साइज प्राइस देना नहीं चाहेंगे। और किंगफिशर और जेट एयरवेज दोनों ने भी अपने कस्टमर्स को एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के चक्कर में अपना सारा पैसा जला दिया। दोनों कंपनीज ने अपने यात्रियों को इन फ्लाइट मील्स दिए, सीट्स पर एंटरटेनमेंट सिस्टम्स बिठाए और फ्री हेडसेट्स तक दे दिए। इसीलिए दोनों कंपनीज अपने टिकट को सस्ते में बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा पाए। एंड एट द सेम टाइम जब भी वो प्राइस बढ़ाते थे तब अचानक उनके सारे कस्टमर्स गायब हो जाते थे और इंडिगो के पास चले जाते थे। तो ना वो प्राइस बढ़ा पाए ना वो प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने बोला कि भाई साहब, हम ना आपको बिजनेस क्लास सीट देंगे, ना हम आपको फ्री इन फ्लाइट मील्स देंगे, ना हम आपको हेडफोन्स देंगे, यहाँ तक कि हम आपको लेग स्पेस भी उतना ही देंगे जितना आपको जरूरी है। लेकिन हम आपको फ्लाइट की टिकट इतने सस्ते दाम में देंगे कि आपको इस प्राइस पर कोई भी फ्लाइट टिकट नहीं दे पाएगा। ये थी दोस्तों इंडिगो की बिजनेस फिलॉसफी। और इसके बाद आती है इंडिगो की सबसे बड़ी चाल। दोस्तों, एक तरफ जहां किंगफिशर जैसी कंपनीज पॉइंट टू पॉइंट मॉडल यूज करती थी, इंडिगो ने यूज किया हब एंड स्पोक मॉडल। और इस मॉडल का इंडिगो को इतना ज्यादा फायदा हुआ कि जितने डेस्टिनेशंस किंगफिशर 15 प्लेन्स रखकर कवर कर पाता था, उतने ही डेस्टिनेशंस इंडिगो सिर्फ 6 प्लेन्स रखकर कवर कर पाती थी।
तो सवाल ये है कि इंडिगो ने ऐसा कैसे किया। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 डेस्टिनेशंस हैं, A, B, C, D, E एंड F। अब पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में ऐसा होता है कि फ्लाइट्स A to B जाती हैं, A to C जाती हैं, A to D जाती हैं और उसी तरह A to E और A to F भी जाती हैं। फिर पॉइंट B से जो फ्लाइट्स हैं वो जाएंगे B to C, C to D, B to E एंड B to F। ऐसा करते करते टोटल 6 डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए आपको 15 प्लेन्स लग जाते हैं। लेकिन हब एंड स्पोक मॉडल में ऐसा होता है कि इन्हीं 6 पॉइंट्स को कवर करने के लिए बीच में एक पॉइंट होता है, पॉइंट O। इसे हम कहते हैं हब। अब आपको डेस्टिनेशन A को डेस्टिनेशन C से जोड़ना हो तो एक विमान A to O जाएगा और उन सभी यात्रियों को ले जाएगा जो कि B, C, D, E और F जाना चाहते हैं। उसी तरह पॉइंट B से जो फ्लाइट O आएगा वो उन सभी यात्रियों को लेके आएगा जो A, C, D, E और F जाना चाहते हैं। और इसके बाद जब प्लेन A हब पर आकर उतरता है तो जिसको B जाना है वो O to B की फ्लाइट लेगा, जिसको C जाना है वो O to C की फ्लाइट लेगा और जिसको D जाना है वो O to D की फ्लाइट लेगा। और जब ये फ्लाइट O से अपने अपने पॉइंट्स पर रिटर्न जाएंगी तो सारे यात्री अपने अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह दोस्तों सिर्फ 6 प्लेन्स रखकर इंडिगो हब एंड स्पोक मॉडल यूज करके सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाता है। और इसी हब एंड स्पोक मॉडल की वजह से इंडिगो को 3 और फायदे हुए। पहले तो उनको कम प्लेन्स खरीदने पड़े, दूसरा फायदा ये हुआ कि सारे फ्लाइट्स की यूटिलाइजेशन बढ़ गई और सबसे बड़ा फायदा इंडिगो को ये हुआ कि अगर इस मॉडल में इंडिगो को एक और डेस्टिनेशन ऐड करना हो तो इंडिगो को सिर्फ एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी और इस एक प्लेन के साथ इंडिगो बाकी सारे डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में अगर एक डेस्टिनेशन ऐड करना हो तो एक एयरलाइन को 6 और प्लेन्स लग जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों इंडिगो बहुत ही सस्ते में अपने ऑपरेशंस को चला पाई, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट कमा पाए। और यही करते करते दोस्तों 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। This was the time a decade ago when the financial crisis erupted. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? Overall, that's a recipe for a recession. We're in an urgent situation. Now it's official, we are in a recession. And the consequences will grow worse each day if we do not act. दोस्तों 2008 का रिसेशन सारे बिजनेसेस पर इतना ज्यादा भारी पड़ा कि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऑयल की प्राइस $76 पर बैरल से बढ़कर $132 पर बैरल तक पहुंच गई और इससे हर एयरलाइन को बहुत भारी नुकसान होने लगा। किंगफिशर का नुकसान 408 करोड़ से बढ़कर 1902 करोड़ तक पहुंच गया। स्पाइसजेट का नुकसान 132 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ तक पहुंच गया और जेट एयरवेज 423 करोड़ के लॉस से 400 करोड़ के लॉस में चला गया। लेकिन यहीं पर दोस्तों इंडिगो ने इस मौके का फायदा उठाया। इस चार्ट में अगर तुम देखो जहां बाकी सारी कंपनीज लॉसेस में थी, इंडिगो भी 234 करोड़ के लॉस में थी। लेकिन अगले ही साल इंडिगो ने 82 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया और उसके अगले साल इंडिगो का प्रॉफिट 400% से बढ़कर 480 करोड़ तक पहुंच गया और फिर एक और भारी साल में उनको 700 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन फिर से इसके बाद अगले 10 सालों तक इंडिगो का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंडिगो आज इंडियन एविएशन स्पेस में एक मार्केट लीडर बन चुकी है। और इसके साथ साथ जब किंगफिशर लॉसेस में जाने लगा तो इंडिगो ने अपना सारा कैश रिजर्व यूज करके सारे किंगफिशर के पायलट्स ले लिए और सिर्फ 6 महीने में 200 से 300 पायलट्स इंडिगो में शामिल हो गए और इसकी वजह से इंडिगो को पायलट्स की ट्रेनिंग पर बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह दोस्तों जब सारे कॉम्पिटिटर्स डूब रहे थे, इंडिगो ने अपने कैश रिजर्व्स यूज करके ऐसी बाजी चली कि आज इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है और आज कोई भी कंपनी इंडिगो के आसपास भी नहीं आ पाया है। ये थी दोस्तों इंडिगो की अद्भुत कहानी। तो अब सवाल यह है कि इंडिगो की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1 दोस्तों, अगर आप इंडिया के आम आदमी की सेवा करके धंधा बनाना चाहते हो तो हमेशा याद रखिए कि इंडियन जनता किंग साइज सर्विस चाहती है, लेकिन उस सर्विस के लिए किंग साइज प्राइस नहीं देना चाहती। तो हमेशा अपने कस्टमर को लाड़ प्यार करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि कल अगर आपके कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। इस केस में जहां किंगफिशर ने अपने कस्टमर को सारे फैसिलिटीज देकर पैम्पर करने की कोशिश की, इंडिगो ने सिर्फ इंडियंस को कम से कम कॉस्ट में एक डिसेंट सर्विस देने की कोशिश की और यही वजह है कि आज इंडिगो आसमान छू रही है और किंगफिशर खत्म हो चुका है। लेसन नंबर 2,
While good companies learn from their mistakes, great companies learn from other people's mistakes. और इस केस में हमने ये देखा कि इंडिगो ने बहुत ही शातिर तरीके से बाकी सारी एयरलाइंस की गलतियों से सीखकर अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया जिसकी वजह से वो सारी गलतियां करने से बच गए। एंड लास्टली, जैसे लुई पैस्चर ने कहा, चांस ऑलवेज फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। इस केस में इंडिगो ने इतने पैसे बचाए कि जब रिसेशन आया तो जहां बाकी सारी कंपनीज डूबने लगी, इंडिगो के पास इतना सारा कैश रिजर्व पड़ा था कि इंडिगो ने एक ही साल में 2008 के रिसेशन को आपत्ति से मौके में बदल लिया। इसीलिए कहते हैं चांस ऑलवेज फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। ये थी दोस्तों इंडिगो की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये लाइक और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।